पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। सुख दुख जिंदगी भर धूप छांव की तरह आपका रंग बिखेरता ही रहे छे। अब भाया आंको तो चोली दामन को साथ है, बिल्कुल। या तो एक के बाद एक आता ही रहेगा। अब जीवन छे तो कठिन रास्ता भी छे, जीवन छे तो मुश्किल सफर भी छे। जरूरत काई छे भाया कि आप उबड़ खाबड़ रास्ता से गुजरता हुआ मुश्किला ने पार करता हुआ आपकी मंजिल ने पाले। और आपने अंडे आज जो अपना पावना पधार्या छे वो भी एक अशी प्रेरणादायी शख्सियत छे। अशा व्यक्तिगत मतलब उनको व्यक्तित्व अहिया छे बिल्कुल प्रेरणा देवाड़ो है। वह भी आपका काम से, आपकी लगन से, मेहनत से, विश्वास से बनायो छे आपको एक नाम और दुनिया में बढ़ाई छे कहीं हिंदुस्तान री शान। जदई तो आपा खेवा छा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है मारे सागे मारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और ओ छे मारो छोटो सो भाइयो अजहर। जीजी कत्ती चौकी चौकी बात बताई थे जीवन के बारे में। हाँ। सुख दुख छे तो एक दूसरा का साथी छे, बिल्कुल। सिक्का का दो पहलू छे, एक दूसरा का आगे पीछे लागेड़ा ही रहे। लेकिन छे। जीजी एक बात मैं था से पूछबो चाहूं, काई वो बताऊं काई काई सोचो थाने एक बहुत रोचक किताब मिल जावे। हाँ। और भी रोचक किताब ने पढ़वा को थाने मौका मिले और भी में एक से बढ़कर एक कहानी है, एक से बढ़कर एक प्रसंग है, एक से बढ़कर एक संस्मरण है। तो अशी जब कहानी ते पढ़ो, लेकिन एक शर्त है छोटी सी, कहीं थे भी किताब का पन्ना ने पलट वापस कौन पढ़ सको। अब बनस साची साची बताओ ते कत्ती ध्यान से भी किताब ने पढ़ोला भाया ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेलो। अति ध्यान से पढ़ूली कि पछाड़ी को भी सब पतो लाग जाए और आगाड़ी ने काई हो बाड़ो है उनको भी अंदाजो लाग जाए। तो वही तो जीवन है जीजी, जीवन एक किताब की जिया कोई तो है। हाँ। यदि तो आपना ने जो क्षण आपा जी रहा ना, एक एक क्षण रो कद्र करा आपा, और आपा अगर की कद्र करा तो जीवन भी बन जाए लो आपनो कद्रदान। जना फिर आपा मिलर काई के वाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। अच्छा जीजी ते बताया एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो आपने सागे है। बिल्कुल। हाँ जना अपना पावना है आज का। हाँ। तो मैं यहाँ देख रही हूँ वहाँ से बात करा बीसू पहले वो मैं हमेशा किया करूँ ना था से तस्वीरों का माध्यम से देख बार प्रयास करा कि वाकई जीवन से जुड़ी कुछ झलकियाँ अपना सागे है। तो पहले अभी झलकियाँ पर नजर डाला। हाँ। फिर आपा देखो आपा अपना सागे अपना जो दर्शक है। हाँ। जो टकटकी बांधर टीवी सेट के सामने बैठे हैं बाने भी पता लग जाओ और देखता ही पता लग जाए भाई। तो आओ पहले वहाँ का जीवन से जुड़ी कुछ झलकियाँ देखा अभी के पाछे करा वहाँ को स्वागत। आइए। हाँ तो जीजी समझ तो थे गावला। हाँ। और अपना दर्शक भी समझ गया होला। समझ लेकिन बीसू पहले मैं भी एक बात के वो बहुत जरूरी समझू छूं। देखो राजनीति अशो एक तो बड़ो कैनवस है, अति बड़ो एक क्षेत्र है। ई राजनीति में हर कोई चाहे कदम जमाबो, हर कोई में कदम राखबो चाहे। देखो कदम राखनो तो बड़ो आसान है, लेकिन कदम जमाबो, जनता को विश्वास जीतबो वो बहुत मुश्किल है। हाँ। और यहाँ का मुश्किल काम अपनी एक मुस्कुराहट के साथ में कर दिया जो है आसान। और आज वाके सागे सिर्फ आपा ही नहीं, बिल्कुल 8 करोड़ जो राजस्थानी है और जो 144 करोड़ हिंदुस्तानी बस सगड़ा एक साथ पता काई के जय जय हिंदुस्तान। हाँ। मागो प्यारो हिंदुस्तान। तो आओ मिलर स्वागत करा माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री जोगाराम पटेल जी रो। जोगाराम सर बहुत स्वागत आप लोग सुप्रभातम राजस्थान में। नमस्कार।
और सर ये मंच पे थे पधारिया, और सहसु पहला तो मैं थाने एक बात बताबू चाहूँ, बताई दो। शख्सियत था कि जो वो व्यक्तित्व था को किरदार है अपना आप में बहुत प्रेरणादायी है थे। अत्ता मतलब अति मुश्किल बात भी इतने मुस्कुराहट के साथ में बता दो ना, एक खास बात है था के बारे में। हाँ। तो ऐ सारी बात था से जानबारो प्रयास करा, लेकिन सहसू पहलिया जो मंत्री विभाग था का आज है बी के बारे में जानबो चाहवा, संसदीय कार्य या मैं बात करूँ विधि एवं न्यायिक कार्य, वो जो विभाग या वो जो मंत्री मंत्रालय के तहत थाने मंत्री पद मिलेडो है, तो सर सहसू पहले की भूमिका जानबो चाहवा ताकि एक आम दर्शक के भी समझ में आवे। बिल्कुल कि कहीं होवे और कहीं कहीं काम ही का अंतर्गत आवे। बिल्कुल ये कार्य वैसे सरल लगता है, आम जन से इतना अधिक जुड़ाव नहीं रहता है, लेकिन अगर सही मायने में देखें परखें कार्य करें तो आम जन से बहुत जुड़ा हुआ है। जी। हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि मेरी फरियाद सुनी जावे, मेरी फरियाद का समाधान हो। और राजस्थान विधानसभा का जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है जी। वो और गौरवशाली बने। हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी विधानसभा हैं सभी अच्छी हैं, सब अपना बहुत बढ़िया करता है, लेकिन राजस्थान से माननीय भैरव सिंह साहब जैसे महान शख्सियत निकल कर के विश्व पटल पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उस विरासत को हम कायम रखें, संसदीय कार्य उसी परंपरा से चलें, हम अपने तर्क और वितर्क से अपनी बात कहें, मन में वैमनस्य नहीं रखें, राजस्थान के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर अपनी बात रखें, उस परंपराओं को निभाने का, विधानसभा के पटल पर मुद्दों की बात करने का, विधानसभा के पटल पर जो भी जनता के मुद्दे आवे उनको समाधान करने का प्रयास करें। ये हमारी जिम्मेवारी हमारे प्रदेश और देश नेतृत्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से दी है, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। अपराधियों में भय, फरियादियों में आसास विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। और न्यायिक कार्यों में शीघ्र सुलभ सस्ता न्याय मिले, फरियादी याची क्लाइंट पक्षकार को विश्वास हो कि मुझे इस यहाँ मेरा न्याय मिलेगा, इस विश्वास को कायम रखें, शीघ्र सुलभ और सस्ता न्याय मिले। हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, माननीय न्यायाधिपति हैं, उन सब के लक्ष्य के साथ हमारा लक्ष्य जुड़ा हुआ है कि हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता में जिनका भी विश्वास है वो और आगे बढ़े, गहरा हो, और लोगों को लगे कि मेरा यहाँ आने के बाद अब मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा। उसकी आत्मा से नहीं कहनी मुझे न्याय मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सुलभ मिलेगा, पारदर्शिता से मिलेगा, और पूर्ण निष्ठा के साथ वो इसमें विश्वास करे। ये हमारा कार्य है। सर बात विश्वास की हो रही है, विश्वास की बात बताऊं जी मैं, और बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर। लूणी और लूणी क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने 3 बार आप पे वो विश्वास जताया है, तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है सर। और अब आपसे जो मैं जानना चाहूँगा कि 2047 विकसित भारत का एक जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उनके साथ साथ जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, उन्होंने देखा है, और उस सपने को साकार करने में आपके प्रयास अथक हैं, लगातार आप लोग लगे हुए हैं। हम बात करें डबल इंजन के तौर पे, वो पूरी तरह से डबल ताकत के साथ में लगे हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, और क्या योजनाएं हैं उसकी? जी मैं इसको उसी संदर्भ में लेता हूँ जी। अगर हमको अमृत काल में विकसित और समृद्ध भारत देखना है तो समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसको हम लेते हैं जबरो राजस्थान। जबरो राजस्थान कैसे? जल से जल, अगर जल है तो कल है, बिल्कुल, जल है तो जीवन है, जल है तो विकसित राजस्थान है। और जल की हम जितनी हमारे यहाँ आवश्यकता है, किसी भी प्रदेश राज्य के लिए जल सबसे पहली आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरा है बिजली, ब से बिजली, जबरों का ब की बिजली जी। और किसी देश के विकास के लिए, किसी प्रदेश के विकास के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए आपूर्ति अगर पूरी है, उत्पादन पूरा है और बिजली है, तो चाहे उद्योग हो चाहे कृषि हो, किसी देश और प्रदेश के विकास में 2 महत्वपूर्ण भाग है, कृषि और उद्योग। अगर वो दोनों परपते हैं तो रोजगार देते हैं। और लास्ट है मेरा वर्ड जबरों को रोजगार। तो जबरों हमारा जल, बिजली और रोजगार।
ये तीन हमारे लिए मूल मंत्र दिया है हमने आपने। मिक्सित बना के रखा है कि हम हमारे राजस्थान को जल से आत्मनिर्भर करेंगे, आवश्यकता से अधिक जल को लाएंगे। 4 भागों में बांटा है, चाहे पूर्वी भाग है, चाहे पश्चिमी भाग है, चाहे दक्षिणी भाग है, चाहे उत्तरी भाग है। जलापूर्ति चाहे कृषि के लिए है, चाहे पीने के लिए है, चाहे उद्योग के लिए पूर्ति करेंगे। और इन सब के लिए जो हमारा उद्योग है उसको बिजली की आवश्यकता है, हमारा कृषि है उसको बिजली की आवश्यकता है। किसानों को दिन में बिजली मिले, हमारा मकसद है 2027 तक हर हालत में किसानों को दिन में बिजली देंगे, आवश्यकता अनुसार देंगे। उद्योग को बिजली मिले, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और डोमेस्टिक बिजली दिन भर बिना इंटरप्शन के मिले, ये हमारा प्रयास है। इसलिए बिजली और इन दोनों को खपाएगा रोजगार। उद्योग में भी जितना हम उद्योग बन पाएंगे उतना रोजगार मिलेगा। कृषि को हम जितना विकसित करेंगे उतना ही रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी। और हमारा संकल्प जो है राजस्थान का, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, कि हम 5 साल में 4 लाख और ये तो सरकारी नौकरियां और 5 साल में 10 लाख के बराबर रोजगार के अवसर हमारे नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को देंगे। इसलिए राजस्थान जबरो बने, और जबरो राजस्थान बढ़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान जबरो बनेगा। यही हमारा मकसद है। जब प्रयास इस दिशा में होंगे तो जरूर बनेगा सर। वो कहते हैं ना अपन करत करत प्रयास हूँ जड़ में होत जात सुजान। सुजान। वाह, भाया तू बतायो मने कि 3 बार लुणी की जनता बिल्कुल विश्वास प्रतिनिधि जताई, बनायो। बिल्कुल। तो वो काई अशी मतलब काई देखी कि माने तो वही आदमी चाहिए हाँ। ई सीट माथे। ये जनता का विश्वास, आपसी प्रेम, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, चाहे विकास के कार्य हो, व्यक्तिगत कार्य हो, पारस्परिक प्रेम भाव हो, व्यवहार हो, बोली हो, वाणी हो, इन सब से अगर आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, वो परखते हैं, बोलते कम हैं, देखते हैं, समय आने पर याद करते हैं और समय आने पर उसका परिणाम भी देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि है अपनी वाणी, अपने व्यवहार से बिल्कुल निपुण रहे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। फिर विकास, विकास भी जरूरी है। विकास ऐसा हो जो सर्वांगीण हो, सबके लिए हो, न जाति, न एरिया, न कोई देखना, अपनो एरियो, अपनो विकास, अपनी जनता, अपनो काम। ओ वे तो पचे जनता दोबारा मौको दे, ओ आपनो, नहीं तो कहते ओ जावा दो। भाई बोलबा से, मीठी जुबान से आधी समस्या तो यही हल हो जाए, समाधान हो जाए। और आप बहुत चौकी बात बताई थे सर कि संवाद जो है ये बड़े बड़े विवाद को खत्म करने की ताकत रखता है। तो आप संवाद स्थापित रखिए, आपस में बातचीत करते रहिए, जिस प्रेम भाव की बात आपने बताई है। और ये संवाद जी सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, बल्कि अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूं, चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे देश की जो, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है उस देश की असली ताकत होती है। सभी आपस में संवाद रखें, सभी आपस में मोहब्बत रखें, सभी आपस में भाईचारा रखें और प्रेम भाव रखें। यही तो होगा, तभी तो जो जबरो राजस्थान का सपना है, जबरो हिंदुस्तान का सपना है, वो और जब सबसे मिलर मुट्ठी बना ली तो कहीं ताकत पैदा हो ली, वो पूरा होगा। सर अब कहाँ से वो जानबो चाहूँ, विधायक थे बने, लेकिन जिस पहले जो राजनीतिक सफर की था कि शुरुआत हुई, राजनीति के सफर की शुरुआत की सबसे निम्नतम इकाई जिसे हम कहते हैं वार्ड या वार्ड पंच या सरपंच, इस तरह के चुनाव फाइट करते हुए कहीं ना कहीं वो जो कहानी है वहाँ से शुरू होती है। देखिए बहुत पुरानी बात है, वर्तमान जो पंचायत राज के अधिनियम है उससे पुरानी बात है जी, जो सन 1952 में नेहरू जी ने जो प्रारंभ किया था राजस्थान से, वहाँ से। तो उसमें वार्ड पंच होते थे, 2 व्यवस्थाएं थी। आज सरपंच एक ही होता है, उस वक्त सरपंच अलग होता था, न्यायिक व्यवस्था में न्याय पंच अलग होते थे जी, और उनको जुडिशियल पावर वगैरह हुआ करते थे निपटारा करना। तो मैं निर्विरोध मेरे वार्ड से वार्ड पंच चुना गया, फिर मेरे उन सब वार्ड पंचों के आशीर्वाद से मैं न्याय पंच चुना गया, जो सरपंच और उनके इक्वल पोस्ट होती है। वो शुरुआत हुई, उसके बाद वकालत के पेशे में थे, कृषि के पेशे में थे, तो जनता से मुलाकात होती रहती थी, हमारे जनप्रतिनिधि मिलते रहते थे। मेरे नाना जी बहुत किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानी बहुत थे। और उस जमाने में पंचायत राज को कैसे स्थापित करना, आधुनिक खेती को कैसे विकसित करना, तो वो जन नेताओं के साथ घूमते रहते उस समय आज से 50 साल 60 साल पहले। दूरदर्शी व्यक्तित्व, बिल्कुल दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत धनी थे जी। तो वो मेरे को कभी कभी साथ ले जाते थे जब मैं बहुत छोटा था, 3 4 5 साल 6 साल 7 साल तक का रहा होगा। तो मुझे मन में एक ललक थी कि ये मेरे नाना जी घूमते हैं, इतने लोग आते हैं, इनसे बात करते हैं। तो फिर धीरे 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 वो
पढ़ाई भी चली, फिर वकालत के पैसे में आ गए, तो यहाँ तो रोज़ जनता से मिलना होता ही जाता है। बड़े बड़े काम कहीं अटक जाते थे, जो जनप्रतिनिधि कहीं राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं करते थे, तो हम उनका काम करवाते थे। ये लगातार दौर चलता रहा। एक दौर आया, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा 2003 में, तो मेरा बहुत कम 703 वोट से फर्क रह गया। तत्कालीन हमारे जो प्रभावशाली हमारे क्षेत्र के नेता थे राम सिंह जी बिश्नोई, वो कांग्रेस पार्टी से थे, एक हमारे साथी थे वो बीजेपी से थे। परंतु दुखद की घटना है कि आदरणीय राम सिंह जी का 10 महीने बाद में दुखद निधन हो गया। हमारी वसुंधरा राजे तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और उन्होंने मेरे जीवन को मोड़ दिया। मुझे कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। मैंने कहा मेरा वकालत में जमा हुआ है, और भगवान की कृपा मेरा उधर शायद हाईकोर्ट जज में करीब बहुत नज़दीक पहुंच गया था। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मना किया कि नहीं, उन्होंने जिद की, बाई इलेक्शन लड़ा, जीत गए, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए, फिर ये सब पर चलते चलते आज आपके सामने तक आ गया। अब यही सब नहीं तो कल का वो भोला भाला सा बच्चा, फिर सीधा साधा सा किसान परिवार का वो युवक, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, कैसे वो न्याय की राह पर एकदम चल पड़े, और कैसे क्या प्रेरणा रही? ये रही कि मेरे नाना जी की, मेरे दादाजी की, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो आपसे दूर खड़ा नजर से कुछ मांग रहा है, वो बोलने के भी एकदम इतनी क्षमता नहीं रखता, उतना आत्मविश्वास नहीं, उसके मन में एक कुछ न कुछ आपके प्रति आकर्षण है, वो चाहता है आपसे, वो कैसे संतुष्ट हो। मेरी माँ बहन दूर खड़ी है, घूंघट में खड़ी है, लेकिन उसकी कुछ वो अपेक्षाएं हैं। मेरा नौजवान जो बेरोजगार है वो दूर खड़ा है, उसके मन में कोई सपना है। हम उसको कैसे सपने को पूरा कर सकते हैं। हम ये नहीं कि 100% हम खड़े उतर जाएंगे, लेकिन वी ट्राई अवर बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ तो कि इनके हासिल ले ही पड़ा, अड़ो नहीं है कि हाव खाली हाथ रह जाऊँ। तो हमने ट्राई की उस नौजवान के साथ, उस माँ बहन के साथ, उस अंतिम पंक्ति में खड़े मेरे शोषित वंचित वर्ग के साथ, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, उनके बराबरी बैठना, उनके घर का खाना खाना, उनके घर का पानी पीना। तो ये विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि हमारा है, हमारे साथ बैठता है। उनके शादी ब्याह में, मौत मृतक में जाना, उनके हिस्सेदारी करना, जितनी हो सके उतनी सहायता करना। तो ये सफर धीरे धीरे चलता हुआ आज आपके सामने आ गया। वाह वाह वाह, तो सर थे तो इतनी आसानी से बता दिया कि आज आपके सामने आ गया। लेकिन जीवन जो है बहुत सारी चुनौतियों, बहुत सारी प्रेरणाओं से मिलकर बना होता है। कहीं जीवन जो स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई एक बात है कि सफलता क्षण भर में भरी कोई उड़ान नहीं होती, इसके पीछे संघर्षों का लंबा इतिहास छुपा होता है। आज हम देखते हैं, चाहे कोई छोटा सा चुनाव, जो आप बता रहे कि शुरुआती दौर में आप निर्विरोध वहाँ चुने गए, आज जो हम हमारे इस लोकतंत्र पे इतना गर्व महसूस करते हैं। और कमाल की बात ये रही वकालत, वकालत के बारे में जी एक बात और बता दूँ बताना, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश की उस आधारशिला को रखा। अगर मैं बात करूं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, बात करूं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की, सभी का वास्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी स्वयं, सभी का वास्ता वकालत के आसपास जरूर रहा। तो सर वो जिम्मा तो शायद मुझे लगता है वहीं से आ गया था कि देश के लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना है जब आप कानून को पढ़ते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे देश का इतना जो सबसे बड़ा विस्तृत लिखा हुआ संविधान, और इतना बड़ा जब विधान या संविधान होता है तो उसकी कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ी होती है। उसके लिए प्रयास भी उतने ही अथक होते हैं और उसको व्यवस्थित करना भी उतना ही मुश्किल होता है। सर सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारा भारतीय संविधान विश्व के अनेक लिखित संविधानों, और प्रेसिडेंट कहते हैं, जैसे इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, परंपराओं को मानते हैं, वो संविधान मानते हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में अगर कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारी पुरानी परंपराएं हैं, या हमारे विधानसभा में कोई लिखित बात नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वो परंपराएं धीरे धीरे कानून बन जाती है, नियम बन जाती है, उसकी पालना होती है। तो भारत का संविधान आदरणीय बैरिस्टर अंबेडकर साहब ने जो बनाया, वो विश्व के सभी का अध्ययन किया, परंपराएं रही हो, लिखित संविधान हो, उन सब का अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान उन सब के ऊपर कैसे हो, लचीला कैसे हो, सबके उपयोग में कैसे आवे, और भारत की जो पृष्ठभूमि रही है, भौगोलिक परिस्थिति रही है, अनेक बोलियां रही है, अनेक वेशभूषाएं रही है,
अनेक तरह का परिस्थितियाँ रही है, वसुधैव उन सब कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के रखते हुए उनके अनुकूल कैसे बने। और ऐसा संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ संविधान है जहाँ मूलभूत अधिकार भी है, दिशा निर्देश भी है, परंपराएं भी है, अनुसूची भी है और सबके लिए बराबर व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं, कार्यपालिका की व्यवस्थाएं, न्यायपालिका की व्यवस्थाएं। ऐसी स्थिति में हमारा जो संविधान है उस संविधान की परंपराओं को हम कायम रखें। जो भावना हमारे आदरणीय अम्बेडकर साहब ये संविधान की है उस भावना को निरंतर उसकी पूर्ति करें। आम जन की अपेक्षाओं पर संविधान की परंपराओं को कायम रखते हुए खरा उतरें और लोगों को लगे कि जनप्रतिनिधि आम जनता के हितों के लिए, अपेक्षाओं के लिए, कार्यों के लिए, विकास के लिए और हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ वही वापिस वैभवशाली हिंदुस्तान बने, इसके लिए लगे रहेंगे। तो ये संविधान जितना बढ़ाने में उन्होंने टाइम लगाया, पूरी एक्सरसाइज की, अध्ययन किया, उस जमाने के जितने भी बैरिस्टर थे उनसे सलाह ली, चाहे हमारे नेहरू जी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, गोखले साहब थे, बहुत लोग थे, अनगिनत लोग थे। उन सब की सलाह से जो हमारा संविधान बनाए वो हमारा सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान पर हमें गर्व होता है कि हमारा संविधान है, हमारा अनूठा संविधान है। ऐसा संविधान कहीं नहीं है, उसके हम पालना करेंगे और राजस्थान को हिंदुस्तान में समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाएंगे। और लोग कहेंगे मारो मरु प्रदेश हैंगो अनूठो प्रदेश। और जय जय राजस्थान और जबरो राजस्थान, जबरो राजस्थान। तो सर मैं एक बार हमारे दर्शकों से वापस मुखातिब होना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आज की जो ये खास बातचीत है माननीय मंत्री जी श्री जोगाराम पटेल जी के साथ हमारी लगातार चल रही है और आप सबको ही बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है जिस तरह के मूल मंत्र लगातार वो अपनी ज़बानी दे रहे हैं और सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, लूणी की जनता है वो भी लगातार आपको देख रही है इस समय, तो लूणी की जनता से तो विशेष स्नेह है ही आपका, जिन्होंने पूरी तरह से विश्वास जताया। और मैंने कहीं सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि मैंने किसी आप ही लूणी की ही किसी जो विश्वसनीय सूत्र से बात, बिल्कुल मुझे कहा कि लूणी में पहले नंबर पर जो लूणी के रसगुल्ले थे वो बड़े फेमस थे, लेकिन अब जो है वो दूसरे नंबर पर अगर कोई फेमस है तो माननीय मंत्री जी। तो ये स्नेह जब आपको मिलता है, स्नेह सर अकेला नहीं आता, जिम्मेदारियों के साथ आता है। वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, आपकी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव भी आप पर रहता है। सर उस दबाव को कैसे देखते हैं और कैसे वो सब कुछ निभाने का जज्बा कायम होता है, जानना चाहेंगे। मैं मानना है मेरा ये जी, और विशेषकर आपसे कहना है, मेरी जनता से कहना है कि ये हमारी फीलिंग पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि किसी काम में कोई कठिनाई नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो हम जैसी फीलिंग करते हैं, मुझे लगता है ये काम मुझे करना है, मेरा मन लग जावे, मेरी मनस्थिति बन जावे, मुझे करने का ठान लूँ तो रास्ते निकल आते हैं। मैंने एक बचपन में पढ़ा था कि दूर पहाड़ बहुत बड़ा दिखता है, ऊपर चढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कैसे भी नहीं, लेकिन नज़दीक जाने पर पगडंडी और रास्ते निकल आते हैं और आप पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो सेम उसी वही वे पे चलोगे, भले ही कितनी समस्या आप पहाड़ की तरह दिखती हो, आप उसके नज़दीक जाइए, प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, तो आपकी वो पहाड़ जैसी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मैं किसी काम को इम्पॉसिबल फीलिंग करता ही नहीं। ठीक है, वी ट्राई अवर बेस्ट, कोशिश करेंगे, समाधान होगा, निकलेगा। परिस्थिति आएगी, कठिनाई आएगी, वो तो आती रहेगी, उनका उसका काम है वो कठिनाई काम करें, हमारा काम है प्रयास करना। अब देखते हैं कौन किधर आगे बढ़ता है। तो हमारी फीलिंग अगर ये है कि नहीं मुझे इसको करना है, तो कोई कठिन काम नहीं है और बोदरिंग फील ही नहीं करते हैं। और हम पहले से बोदरिंग फील करते हैं, मन में ठान ले यार कौन करेगा, कब होगा, नहीं होगा, क्या करना है, तो उसी टाइप होता। मुझे हमेशा ये लगा है, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नाना जी ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने और दूसरे जो गांधी जी की, इनकी सबकी, सरदार पटेल की जीवनी मैंने एक बार पढ़ी है, अम्बेडकर साहब की पढ़ी है, तो मुझे लगा उनके मन में ये था कि हमको करना है, ये मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और फिर आप चल पड़ो तो अपना रास्ते निकल आएंगे। और रास्ते नहीं निकल आएंगे, आपको साथी मिल जाएंगे, कारवा बन जाएगा और कारवा हमेशा मंजिल पर पहुंचता है, कारवा कभी रुकता नहीं है। लेकिन आपकी फीलिंग क्या है, आपकी सोच आपका मन साफ होना चाहिए।
वैमनस्य नहीं होना चाहिए। अगर वैमनस्य नहीं है, भले ही आपका विरोधी होगा, विरोधी होना लोकतंत्र का और हिस्सा है, स्वाभाविक है। लोकतंत्र का हिस्सा है, वो तो होना भी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर मन में वैमनस्य नहीं, घृणा नहीं है, तो उसको भी साथ लेकर के उससे भी अपनी बात मनवा सकते हैं कि देखिए हमारे विकास के लिए प्रदेश राजस्थान आम जन के विकास के लिए बात जरूरी वो सही। मैंने विधानसभा में अनेक बार देखा है, अनेक बड़े बड़े गतिरोध आए, मैंने उनको कहा देखो गतिरोध आपका मेरा व्यक्तिगत नहीं है, राजस्थान के विकास का क्या है, तो आइए साथ बैठ के बात करते हैं। और हमेशा समाधान हुआ है और हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए दौर कैसा है, कठिन है या सरल है, हमारी मनस्थिति पे निर्भर करता है। आइए हम साथ चलते हैं, हमारा सफर सुनहरा होगा, अलौकिक होगा और मन प्रफुल्लित होगा और हमारा राजस्थान, हमारो मरुभूमि हमेशा हरो भरो वेल। देखिए आप हमको डेजर्ट एरिया कहते थे, 7-7 साल का अकाल पड़ते थे, लेकिन प्रयास किया, ग्रीनरी हुई। आज राजस्थान में पिछले 3 या 4-5 साल से देख रहे हैं, हर 3-4 महीने के बाद छोटी आओ बड़ी आओ बरसात आती है। हरियाणा राजस्थान हो गया, पिछली बार हमने 7 करोड़ लगाया, इस बार 10 करोड़ से भी पार हमने लगा दिए। और हमारा प्रदेश अब धीरे धीरे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु से अपेक्षा ज़्यादा बरसात करने वाला हरियाणा राजस्थान हमारा हो गया है। इसलिए जय जय राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो प्रदेश। वो आपके प्रयासों से लोगों में एक जागरूकता भी आई है। जी, अब हर आदमी अवेयर है कि बारिश का मौसम है, ये है, जितने पेड़ पौधे लगा सकें वो लगाते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा एक पेड़ माँ के नाम, माँ के नाम। हाँ। उसकी फीलिंग करनी चाहिए। ये जो नारा है ये नारा नहीं है। अगर जिसने माँ, मैं जैसा हूँ, मेरे पास आज मेरी माँ संसार में नहीं, लेकिन एक जगह है वो मुझे आशीर्वाद देती है। बिल्कुल। आज अनेक भाई आपकी मदर है, अगर आपको माँ और पेड़ को बराबर नाप लो, लगेगा वही माँ ही है पेड़। किसी विपरीत परिस्थितियों में सनलाइट को झेलती है, गर्मी को झेलती है, आपको ठंडक देती है, छाया भी देती है। मीठे मीठे फल पैदा करता है, खुद नहीं खाता है, बेटे को देता है, हमको देता है। विपरीत हवा और परिस्थिति आती है, उसको झेलती है, आपको ठंडी हवा आने देता है। जो फसल और जगह पैदा नहीं होती, अपने नीचे अपने साया में अपने बीज झाड़ करके फसल पैदा करता है। तो माँ जितना हमारा संरक्षण करती है विपरीत परिस्थितियों में, झेलकर हमको इस संसार को दिखाए, हमको बड़ा करती है, वैसा ही पेड़ माँ की तरह हमको पालता है। इसलिए आइए एक पेड़ माँ के नाम। जी हटे तो मैंने एक शेर याद आ रहा है, कहीं मैं कह दूं क्या? बिल्कुल कह दे। कि चलती फिरती जैसे मैंने कोई दुआ देखी, चलती फिरती मैंने जैसे कोई दुआ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर मैंने माँ देखी है। और ये हकीकत है सर। और एक बात तो बड़ी अच्छी जो मुझे लगी, जो मैं चाहूंगा जी हटे मैं कोट कर वो चाहूँ लो भी बात में, आपने बताया संसदीय कार्य जो आप जिस निपुणता के साथ में बहुत आसानी से करने का जो भाव रखते हैं, और उसके लिए जी एक बात कही जाती है कि अगर मेरा जो 6 अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो सामने वाले को शायद वो 9 नजर आ सकता है, तो क्यों ना या तो मैं उनकी साइड चला जाऊं या उन्हें अपनी तरफ बुला लूं, तो दोनों जब एक साथ होंगे तो दोनों का नजरिया एक जैसा विपक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन काम तो सबका दिमाग में वही है कि राजस्थान को आगे बढ़ाना। सर एक तो है योजनाएं बनाना, दूसरा है उनका क्रियान्वयन करना, सही जगह पर उनको क्रियान्वित करना। और बात अगर करें बच्चों की, बच्चों से जुड़ी और हमारे कुछ करने से उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो शायद वो मुस्कान से बड़ा आशीर्वाद दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। अगर अपन विद्यालयों की, क्लासरूम्स की बात करें, जो आपने बच्चों के लिए किया, छोटे बच्चों, उनको साइकिल वितरित आपने की, टैबलेट्स उनको आपने टाइम टाइम पर जिस चीज़ों की ज़रूरत थी जाकर उनकी बातें सुनी और उनकी समस्या का समाधान कराया। तो इस क्षेत्र में आगे की आपकी और क्या योजनाएं हैं? मतलब काम तो बहुत सारे हुए, सड़कों को लेकर करें, बिजली को लेकर करें। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़क तंत्र, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब से साथ ही सभ्य नागरिक हमारे देश में पैदा हो, हमारे प्रदेश में शांत वातावरण हो, तो सभ्य नागरिक जरूरी है। तो शिक्षा के मंदिर से जो निकलने वाला हमारा भारत का भविष्य है, उनको मन में ये हो कि मैं बड़ा होऊंगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, मैं अपने जीवन में स्थापित होऊंगा, उसके लिए शैक्षणिक वातावरण बढ़िया हो जी, स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया हो, आधुनिक जो हमारा कंपटीशन चल रहा है वो उसको मिले, बेस्ट से बेस्ट उसको फैकल्टी मिले, हमारे अध्यापकगण मिले, हमारे प्रिंसिपल मिले। और इन सब को अगर हम साथ रख के लेके चलेंगे तो शिक्षा के मंदिर से निकल कर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक का जाने वाला हमारा जो भारत का भविष्य है, वो प्रसन्न मन से, शांत भाव से,
अपनी मातृभूमि को प्रेम करने वाला निकलेगा, बिल्कुल, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आएगी, पुलिस और डॉक्टर की समस्या कम से कम रहेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा बालक विश्वविद्यालय तक का सफ़र करता है, वो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, उच्च विचारों और प्रदेश को समर्पित एक भारत का भविष्य निकले। इसीलिए न पुलिस, न थाने, न कोर्ट, न अस्पताल, न डॉक्टर की जरूरत कम से कम रहे। रहेगी तो जरूर, ये तो जरूरी है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन कम से कम हो। और हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा तो का पधारो हमारे देश, जद में क्यों जाओ परदेश, जद में क्यों जाओ परदेश, मोर मतीरा मारे हटे, मोर अना से मारे हटे, पैदा करना सोना निपजे मारे हटे, तो पछ में क्यों जाओ परदेश। तो ऐसा प्रदेश हमारा होगा, हमारे हिंदुस्तान भी वैसा ही विकसित होगा। इसलिए शैक्षणिक वातावरण सबसे बढ़िया हो, सारी सुविधाएं मिले, और हमारा निकलने वाला बालक, हमारा निकलने वाला विद्यार्थी अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक हो, गोखले जैसा विद्वान हो, गांधी जी जैसा समर्पित राजनेता हो, बिल्कुल, और अंबेडकर जैसा विद्वान हो। क्या बात है, ऐसा हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी यहाँ से निकले। और इसके लिए जरूरी है शिक्षा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। और आज के बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, निश्चित बनेंगे। और भविष्य के इस पौध को अगर अनुभवी हाथों से सींचा जाएगा तो कल को ये फलदार वृक्ष बनेगा। और इसके लिए जरूरी है, जैसा सर ने बताया, कि अच्छे शिक्षक हों और फैकल्टीज। एक बात और जी मैं शामिल करना चाहूँ, जनता जो है बहुत बार आपा देखा कि ज्ञान का अभाव में, शिक्षा का अभाव में दुविधा में चली जावे। वहाँ के ताई सुविधा को काम करवाओ को जो प्रयास है, वो राजनेता जननायक को रिहा करे। बिल्कुल। और वो सुविधा आपने दी। मिनी सचिवालय की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ एक छत के नीचे आपके जो डॉक्यूमेंटल जितने काम हैं लगभग सभी का निपटारा हो जाता है। सर, ये सोच कहाँ से आई और इसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, कैसे अमली जामा पहना? ये सोच हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आई, उससे पहले भी थी, लेकिन वहाँ से जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब अक्सर मेरा उधर जाने का काम पड़ता था। और उनके सचिवालय में धीरे धीरे पेपरलेस सचिवालय होने लगा। हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में भी धीरे धीरे पेपरलेस फाइलिंग। अब आप जाओगे राजस्थान हाई कोर्ट में, आपको कोई पेपर ले जाने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल, सब सारा काम डिजिटल होता है। वैसी व्यवस्था हमारी राजस्थान विधानसभा में हमने कर दी। पेपरलेस राजस्थान विधानसभा, या प्रश्न लगाओ, आप अपनी अर्जी लगाओ, आप 295 लगाओ, बातें सब डिजिटल डाल दो। उसमें हमारे नेवा से हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, सभी की टेबल पे वो लगा हुआ है, ऑनलाइन पेपर सारा वर्क है। तो ये जो युग आया है, ये युग अब पेपरलेस युग है, IT का युग है, उस युग के साथ चलना है। मैं आज के आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, मेरे दर्शकों को भी दिलाता हूँ जी, कि नरेंद्र मोदी जी ने वो कमाल किया, विश्व में कमाल है ये, कि आज ठेले वाला भी नगद 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये नहीं लेता है, वो कैसा इस पे डाल दो, इस पे डाल। वर्ल्ड में ऐसा चेंज बिना कोई प्रयास के, बिना कोई खर्चे के, उनकी प्रेरणा से आज आया है। तो ये विकास का जो हमारे नरेंद्र मोदी का जो विकसित और समृद्ध भारत का जो नारा था, हम IT में जाएं, हम उसको धरें, कैश में नहीं जावें, सोशल मीडिया में जावें, ये सारा उनका जो आया उस कंसेप्ट को हमने लिया है। और हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी हम सबको कहा है कि अपनी अपनी विधानसभा का एक मिनी सचिवालय, वहाँ सारी सुविधाएं, जनता वो आवे, अगर उसको कोई टाइप कराना है तो वो लिखे, हमारा आदमी बैठा रहे, उसका कम्युनिकेशन गैप जयपुर से दिल्ली से हो, जयपुर जो जिला मुख्यालय से हो, खंड मुख्यालय से हो, पंचायत समिति मुख्यालय से हो, और सारा काम उसको वहाँ मिल जावे। और हमारे यहाँ भी चाहे आपका पंचायत राज का काम है, चाहे एग्रीकल्चर का काम है, चाहे आपका पानी का काम है, चाहे बिजली का काम है, सड़क का काम है, एक ही स्थान पर सारा सुविधाएं मिले, डिजिटल युग के माध्यम से मिले, और एक छत के नीचे ही सारे विभाग हो, इसको मिनी सचिवालय बोलते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि सभी क्षेत्रों में मिनी सचिवालय हो, और वो सीधे डायरेक्ट जयपुर और दिल्ली से जुड़े हो, ऐसा हमारा प्रयास है। वाह वाह वाह, तो दुविधा जो है वो सुविधा में बदल ही जाएगी। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं।
मंत्री जी, ये तो आपने बताया। अभी फिलहाल में पिछले दिनों हमने देखा राइजिंग राजस्थान, एक ऐसे उदय की बात वहाँ पर की जा रही थी जो वाकई, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब हम बात करते हैं राजस्थान के उद्योग की, उन्हें कहीं एक शीर्ष पर ले जाने की बात वहाँ पर लगातार चल रही थी। और उसके बाद जो हमें प्रयास देखने को मिले वो तो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय हैं। तो कहते हैं ना कि अकल्पनीय कुछ बातें ऐसी हम जो लोगों की कल्पना में भी नहीं है जितने, क्योंकि वो एक बात कही जाती है जी कि एक आप है जो स्वयं की शंकाओं पर विनीत हैं और एक दुनिया है जो आपके क्षमता से भयभीत है। तो एक आप हैं जो अपने ऊपर बस शक ही किए जा रहे हैं, अपनी क्षमताओं पर शक किए जा रहे हैं, और एक लोगों का नज़रिया होता है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत काम का है, ये व्यक्ति तो बहुत कुछ जानता है। अगर मैं राजस्थान को उस पटल पे रखूं तो शायद बात गलत नहीं होगी। राजस्थान जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और उतनी ही बड़ी सोच के साथ राइजिंग राजस्थान की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। वर्तमान युग के संदर्भ में जी, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल, और पानी उपलब्ध, पेयजल उपलब्ध के सबसे छोटा राज्य है जी। लेकिन राजस्थान या किसी भी प्रदेश का विकास उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। उसकी जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, औद्योगिक विकास कितना है, और औद्योगिक विकास के साथ ही उस प्रदेश का विकास निर्भर करता है। सभी सरकारों ने किया होगा, अच्छा से करने का प्रयास किया होगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ये पहला मौका है हिंदुस्तान के इतिहास में कि पहले ही वर्ष में भजनलाल सरकार ने पहले अपने 6-7 महीने के अंदर अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा एक आलीशान आयोजन किया। बिल्कुल, उस आयोजन में न केवल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति, घरानों के उद्योगपति, राजस्थान के प्रवासी उद्योगपति, बंगाल हो, बिहार हो, इधर केरला हो, तमिलनाडु हो, इधर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, सभी प्रदेशों के उद्योगपति, 18 देशों के 18 देशों के उद्योगपति, 38 देशों की भागीदारी, इतना बड़ा 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ 3 दिन के अंदर। उसी दिन ये तय किया प्रवासी राजस्थान डे, और हमेशा हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल, इसकी मॉनिटरिंग के लिए आज तक नहीं हुआ। 35 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ के MOU का धरातल पर आ गए, बिल्कुल, काम हो रहा है। हर महीने की 11 दिसंबर को इसकी मॉनिटरिंग हो गई है। एक लेवल का MOU है जो आर्थिक दृष्टि से उसकी सीएम साहब स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, एक दूसरे लेवल के हैं उसके चीफ सेक्रेटरी लेवल के मॉनिटरिंग करते हैं, थर्ड लेवल के जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग करते हैं। हर महीने की 11 तारीख को मॉनिटरिंग होती है। उद्योगपति को कोई परेशानी नहीं हो, उद्योगपति की सभी सुविधाएं मिले, उद्योगपन पे MOU धरातल पर आवे, खाली दिखावटी कागजों में नहीं रहे, ये पहली बार हो रहा है। और 4 लाख करोड़ के MOU धरातल पर काम करने शुरू हो गए। इसीलिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इस संकल्प की दाद देता हूँ। उन्होंने कहा जो कहा है वो करना है, जो करना है वो ही कहना है, इससे ज़्यादा नहीं कहना। हाँ सर, आपने इतने विभागों को संभाला और इतनी चुनौतियों से लड़कर आप गुजर कर आज इस पद को आप शोभायमान कर रहे हैं। औरतों की बात अगर मैं करूं, महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं, उनके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं और भविष्य में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है आपके पास है? देखिए, हमारा हिंदुस्तान को सतयुग से, द्वापर युग से और वर्तमान कलयुग से देखें तो मातृशक्ति हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रही है। बिल्कुल, एक ज़माने में सारे डिपार्टमेंट मातृशक्ति के पास ही रहे हैं। देवी के रूप में होम मिनिस्टर थे, लक्ष्मी के रूप में फाइनेंस मिनिस्टर थे, विद्या के रूप में सरस्वती माँ का विद्या थे। और जिस देश में माँ की पूजा होती है, मातृशक्ति की पूजा होती है, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। और हमारे शास्त्रों में कहा है, विद्वानों ने कहा है, जिस परिवार में माँ बहन की पूजा होती है, पूजा का तात्पर्य नहीं कोई पूजा करना, लेकिन महत्व दिया जाता है, आदर किया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, वो परिवार, वो देश कभी पीछे नहीं रहता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मानना है कि हमारा ये जो भाग है वो आबादी का आधा भाग है, आधे से भी अधिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम की, जिसका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारे राजस्थान में जितनी मातृशक्ति को महत्व दिया गया है जी, चाहे रोजगार को लेकर के दो,
चाहे उनके जन भागीदारी का विषय हो, जी चाहे उनको उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता का विषय हो, शिक्षा विभाग में हो, मेडिकल हेल्थ में हो, सभी तरह से हम मातृशक्ति को इस रूप में देखते हैं कि जिस दिन मातृशक्ति का विकास होगा इस प्रदेश का विकास स्वतः ही हो जाएगा। बिल्कुल। और मातृशक्ति हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति है, हमारा आदर्श है। और उस रूप में हम मातृशक्ति की जितनी हमने योजनाएं लाई है जी वो मातृशक्ति को आधारित रखते हुए लाई है, ताकि उनको सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूँ मेरी माँ या बहन का अगर आशीर्वाद मिलता है तो उसको और किसी की जरूरत नहीं, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ अमृत हमको मिल जाता है। वाह, वैसा हमारी माँ बहन का आशीर्वाद ही हमारे लिए अमृत है। और बात करें एक सेकंड हमारी जीजी कन्या बेटी है, हमारी माताजी टीवी पे देख रही होली। मैं भी एक बात कहना चाहूँ, ये जो महिला शक्ति है ना अपना सागर, ये शक्ति ने पहला तो बहुत बड़ो एक सलाम है। जब मैं देखूँ हमारा टाबर सुहारा उठा है ना, तो मैंने शायद हमारा उठवा से पहले तो वह तैयार हो जावे। तो बी के पीछे भी हमारी जो घराड़ी है, हमारी जो वाइफ है, हमारी जो अर्धांगिनी है, वो अपनो काम निपुणता से निभावे। तो देखो एक बात तो अटी कहनो बने ही बने हैं कहीं बने छे कि वो कहीं कहवे एक बड़ो शायर शायरी में कहीं कह दियो कि बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, बलाएं भी अपना रास्ता बदलती है, साथ मेरी माँ की दुआएं चलती हैं। तो जो महिला है, जो एक माँ का जो स्वरूप है वाकई में अपने आप में प्रशंसनीय है, और हम जितना कह दें उतना कम है इनके बारे में। थैंक यू भाया, थैंक यू भाया। बिल्कुल माने तोबा में एक प्राउड फील होवे बिल्कुल होना अब सरसू पहली मैं पूछूं जी हर व्यक्ति की प्रकृति में उसकी माँ और उसकी अर्धांगिनी और उसकी जीजी का जितना योगदान है उतना ही वो आगे बढ़ेगा। अर्धांगिनी की जहाँ बात हुई, आपके इस राजनीतिक सफर में, इस चुनौतियों से लड़ने में उनका कितना योगदान रहा? मैं शब्दों में तो उसको बयान नहीं कर सकता, सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे अधिक रोल मेरी माँ का है, और माँ से भी कम नहीं मेरी अर्धांगिनी का है। वाह वाह वाह। वो उनका सहयोग और साथ नहीं होता तो शायद इस सफ़र को मैं पार कर पाता या नहीं कर पाता, मन में संशय आता है। लेकिन मेरा आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरी अर्धांगिनी की वजह से हूँ, और मैं मानता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जावे तो पहले मेरी माँ को, फिर मेरी अर्धांगिनी को जावे। क्या बात। वाह 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 वाह। आज तो मतलब जीजी सुनर तो बहुत धन्य होगी, मैं भी धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, टेक्निकली जो मैं बहुत देर से जानना चाह रहा था, न्यायिक कार्य विभाग की जब हम बात करते हैं, आज डिजिटल करेंसी, जैसा आपने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को, मतलब एक छोटे से छोटा जो फुटकर व्यापारी है वो भी, और बड़े से बड़ा जो कोई उद्योगपति वो भी पूरी तरह से डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से न सिर्फ उन्होंने स्वीकारा है, बल्कि सुगमता और आसानी पैदा हो गई है उसके चलते। साथ ही साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर न्याय विभाग की हम बात करते हैं, ई कोर्ट्स या हम बात करें जो ई अदालत जिस तरह से हम कह सकते हैं, बिल्कुल तो उसके लिए भी आपकी सरकार लगातार प्रयासरत है, उन प्रयासों के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे लिए हिंदुस्तान का जो भौगोलिक परिस्थिति है और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति, उसमें थोड़ा फर्क है जी। एक दिल्ली है, घनत्व कितना है, बिल्कुल। अब केरला है, हाईली एजुकेटेड है, घनत्व कितना है, महाराष्ट्र है, और सुदूर पूर्व जाते हैं तो राजस्थान में ई कोर्ट की बहुत महती आवश्यकता है जी। और राजस्थान ने इसको अडॉप्ट भी किया है और प्रारंभ भी कर दिया है। तो ई कोर्ट्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम जन जन तक पहुँचें, उसको सस्ता और सुलभ न्याय दें, उसको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जाना पड़े, साथ ही साथ हमारी न्यायिक व्यवस्था में अनावश्यक खर्चा नहीं हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था में अनावश्यक पेपर बाहर नहीं बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन बाहर नहीं बढ़े, बिल्डिंग बाहर नहीं बढ़े। इसलिए ई कोर्ट्स की व्यवस्था जो है हमने प्रारंभ की है, और ये ई कोर्ट की व्यवस्था से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में हमको बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, क्योंकि लंबित मामलों की भी बात करें तो राजस्थान में उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और उससे निपटने के लिए भी मुझे लगता है आपकी ये रणनीति बहुत काम आएगी। बहुत काम आएगी। राजस्थान ने ये संकल्प लिया है कि हमारे जितना लिटिगेशन पेंडिंग है, दो तरह के लिटिगेशन है, एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट के दो भाग हैं, एक सरकार का लिटिगेशन है, सरकार पार्टी है, एक प्राइवेट पार्टी है। जितनी सरकार पार्टी हम कोशिश कर रहे हैं जो अनावश्यक है, जिसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, उसको हम शीघ्र निपटा रहे हैं ताकि संख्या कम आ जाए, और जो दूसरे डिस्प्यूटेड है उस पर मेरिट पर जा सके। मेरिट, यू नो व्हाट यू बाय मेरिट, मेरिट माननीय न्यायाधिपति को समय मिलेगा
तो वो गहनता से देख पाएंगे। अगर वर्क ऑफ लोड होता है तो इतनी गहनता से नहीं देख पाते नहीं देख पाएंगे। तो जो अनावश्यक लिटिगेशन, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको कम करके जो आवश्यक लिटिगेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लिटिगेशन कम करना और न्यायिक कार्य में भागीदारी निभाना, जजेज की संख्या बढ़ाना। जी ये पहला मौका मिला है कि हम 43 न्यायाधिपति राजस्थान में मुकर कर पाए। वाह, आज तक, आज से पहले कभी नहीं हुआ। 43 विचारण न्यायालय हमारे जितने भी है उसमें भी न्यायिक बढ़ा रहे हैं, काम का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो लोक अदालत है उस लोक अदालत के कंसेप्ट को हमने बहुत आगे बढ़ाया है। ज्यों ही लोक अदालत हजारों मुकदमे निपटते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम समझौता के माध्यम से, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे हैं, कोशिश करते हैं समझौते से निपट जावे। हमारे लिटिगेशन में जो क्रिमिनल लिटिगेशन है उसमें कोशिश करते हैं, हमारे अधिकारी से कहते हैं कि कोशिश करोगे दोनों पार्टी में समझौता हो जावे। और जो पेंडिंग है उसका डिस्पोजल जल्दी हो, हमारा क्राइम रेशियो कम हो, कन्विक्शन रेशियो बढ़े। ये सारे कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं ताकि शीघ्र सस्ता सुलभ न्याय मिले और जो बर्डन ऑफ लिटिगेशन है वो कम हो। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ आने वाले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं या जो आपका वर्तमान ये कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल की भी बात करूं और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उसकी भी मैं बात करूं, सर अब और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलने वाली है? कुछ नवाचार क्या उन योजनाओं में हमें देखने को मिलने वाला है? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य गर्म पानी। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कीजिए पानी। हाँ और ये जी वाकई जिम्मेदारी होती है। और सर एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं आपकी ऊर्जा में कहीं कमी नज़र नहीं आती है। टचवुड ये बना जी रहे। सर, ये जी सर बताएं। हाँ देखिए, न्यायिक व्यवस्था में और विकास की व्यवस्था में, जी अगर हम विकास की व्यवस्था में जाएं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम करेंगे कि जल की उपलब्धता, जी पेयजल, पेयजल कोशिश करेंगे कि पूरे राजस्थान को, किसान को पेयजल आवश्यकता अनुसार मिले, उद्योग को मिले, पीने का पानी मिले जिसको ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। जी साथ ही साथ हमारा जंगल जो है जिसे ग्रीनरी पैदा करनी है उसमें कमी नहीं हो, जंगल कम नहीं हो, पेड़ नहीं कटे तो पेयजल बढ़ेगा। जी उसके बाद लेते हम मकसद के रूप में लिया, संकल्प के रूप में लिया है बिजली उत्पादन। आज हम 4700 मेगावाट बिजली का उत्पादन तक की लक्ष्य को पार करने पर पहुंच गए। और बिजली उत्पादन करना 3 तरह से होती है। अगर हम सोलर लेते हैं सबसे सस्ती पड़ती है, बिल्कुल विंड लेते हैं सबसे सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप पानी से जो बिजली करते हैं, गैस से जो बिजली करते हैं, कोयला से जो बिजली उत्पादन करते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है। इसलिए सरकार ने विंड पावर से और सोलर को आधार बना करके विकास का नया आयाम कायम किया है। वाह, और इतना बड़ा सोलर ला रहे हैं हम कि आने वाले 2026 और 27 तक जितना हमारा कंजम्पशन है उससे भी ज़्यादा हम बिजली पैदा करेंगे। आज तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको बिजली खरीदनी पड़ती है। तीसरा हमारा है रोजगार, कि जो संकल्प हमारा जो बेरोजगार नौजवान आ रहा है अगर उसको रोजगार मिल जाता है और वो जीवन में सेटल हो जाता है तो आपका पीसफुल विकसित राज्य हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है उद्योग, जैसा मैंने अभी आपसे बात की, राइजिंग राजस्थान, उद्योग हम पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद लेते हैं हमारा जो लास्ट रहता है हमारा मजदूर, हमारी मातृशक्ति, हमारे एग्रीकल्चर, इन सारे फील्ड को अगर हम टच ऑफ करें, जैसे हमें MSP बढ़ा दी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दे दी, हमारे मोदी जी के अलावा हमारा हम राजस्थान से दे रहे हैं। जी जी, कृषि में बीज खाद की कमी नहीं रहो, समय पर उनको उपलब्ध करा दिया जावे, उन्नत बीज दिया जावे, विकसित और आधुनिक खेती कैसे है उसके किसानों को शिक्षित किया जावे। तो ये सारा कंसेप्ट जब साथ चलेगा तो हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान होगा। हमारी योजना है कि आने वाले 2047 अमृत काल में जब भारत विकसित और समृद्ध होगा, राजस्थान उसके साथ ही समृद्ध और विकसित बनेगा। पेयजल में आत्मनिर्भर, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर, खेती सबसे आधुनिक, उद्योग सबसे ज्यादा, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया। ये राजस्थान का एक खाका है, विकसित और समृद्ध राजस्थान का। जय जय राजस्थान। भाई जब रोज या योजनाएं अतरी जबरज है तो आपने राजस्थान ने जबरो राजस्थान बनवा से तो कोई रोक नहीं सके। वाह वाह वाह। और आप सपनों भी चाहिए कि जबरो राजस्थान आप बने।
बिल्कुल, सर आप जो हैं किसान परिवार से आते हैं और जैसा मैंने लूनी के ही कुछ लोगों से जब आपके बारे में जाना तो आप लूनी में आज जब मौका मिलता है कभी तो किसानी करते हुए भी दिख जाते हैं। सर ये मुझे बड़ा कमाल लगता है, थोड़ा सा बताना देखिए, चाहेंगे? किसानी मेरी आत्मा में, मेरे रंग रंग में बसा हुआ है। जितना आनंद फील करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जब कोरोना आया जी तो मेरी माताजी बीमार थी, मुझे गांव रहना पड़ा लंबे समय तक। तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके अकेला पूर सुदूर खेतों में चला जाता था। वही पेड़, वही खेत की माट, प्रकृति से सीधा वही सीधा, कोई नहीं होता था, वही जानवर भागते हुए जा रहे हैं। फिर मैं घंटों पर उस खेत में घूमता था, देखता था, यहाँ मैं छोटा था, या मैंने ये काम किया, या मैंने बाजरी बोई थी, या मैंने ज्वार बोई थी, या मैंने फसल काटी थी, या मैंने पाला काटते पाला यू नो हाँ बिल्कुल पाला काटा था, या मैं रोइडे के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा रहता था। वाह तो वो सारी यादें आज भी जब भी जाता हूँ मेरा मन होता है कि मैं स्वयं जाकर के हाथ से पूरा काम करूँ, करता भी हूँ। अब थोड़ा परिस्थिति ये करने नहीं देते हैं। बिल्कुल सर। अब सर पीछे यहाँ पीछे मैं आ एक जाते बार हैं। वो बचपन और मिट्टी की जो खुशबू है वो आत्मा में आत्मा में आज भी है। और और यही वो आनंद, इनके अंदाज को बनाता वो है आनंद अलबेलो अंदाज। आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आनंद से एक खेत में खल खड़ता हुआ अगर जोगाराम पटेल दिख जावे, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलता है। बहुत बहुत बढ़िया तो सर। सर तो भाया- आपकी जैसी शख्सियत है, एक अलबेला अंदाज है, ऐसा एक अलबेला अंदाज हमारे सलबेलो राजस्थान के मन से भी हम एक रैपिड फायर के रूप में पूछते हैं। तो सर आपसे पहले इजाजत लें, पूछें आपसे? पूछिए। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जोगाराम पटेल जी की जीवन की बात अगर मैं करूं, ये जिंदगी अगर एक किताब होती तो उस किताब का नाम क्या होता, शीर्षक क्या खुली किताब, अरे कोई भी आके पढ़ ले। कोई भी पढ़ ले। सर दाल बाटी चूरमा या छाछ राबड़ी? छाछ राबड़ी। आहा, सर राजनेता ना होते तो क्या होते? एक आदर्श किसान, वाह एक बेस्ट लॉयर। वाह और जीवन का मूल मंत्र? जीवन का मूल मंत्र जो है वो दिखना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो मन में है वो बार भाव आना चाहिए। और आपके आदर्श? मेरे आदर्श आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वाह भाया मैं सुनी सर ने ना पुरानी जो पिक्चर है, एक बॉलीवुड पिक्चर अभिनेता जो है पुराना, वह बहुत पसंद है। कोई एक अभिनेता को नाम बताओ सर। देखिए वैसे उस जमाने का अभिनेता शायद आपको पसंद आवे, राजकुमार, राज कपूर, उस जमाने के अभिनेता थे जिनके जहन में था हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान की संस्कृति, जिस देश में मेरी गंगा, जिस देश में गंगा बहती है वो देश मेरा है। वाह वाह वाह। तो सर देखो इत्तेफाक की बात यह है कि कार्यक्रम की समाप्ति पे भी आपको एक ऐसा ही गीत हम सुनाने वाले हैं, होठों पे सच्चाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, मैं उसमें जोड़ता हूँ लगन मन में रहती है, अगर सत्य है तो पार पड़ती है। वाह वाह वाह। तो सर आज आप इस मंच पे आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत बातचीत आपसे रही।